हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हर्माइट बहुपद का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने हर्माइट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व किया था और हमने सामान्य हल जो प्राप्त किए थे वो y इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू हमने प्राप्त किए थे, जहाँ वाई वन इक्वल्स टू हमने लिखा था ए जीरो वन माइनस टू एन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर टू टू की पावर टू एन माइनस टू एक्स की पावर चार अपॉन फैक्टोरियल चार प्लस माइनस वन की पावर थ्री टू की पावर थ्री एन माइनस टू एन माइनस फोर एक्स की पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स प्लस एंड सो ऑन हमने प्राप्त किया था। अब ये जो टर्म है इनको सबको हमने इस प्रकार से डिनोट कर दिया था, वाई वन इक्वल्स टू ए जीरो प्लस वन प्लस समीशन के इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर के अपॉन टू टू की पावर के एन माइनस टू एन माइनस फोर एंड सो ऑन एन माइनस टू के प्लस टू एक्स की पावर टू के अपॉन फैक्टोरियल टू के। अब के इक्वल्स टू यदि हम वन रख लें तो हमें ये टर्म प्राप्त होती है। इसी प्रकार के इक्वल्स टू हम टू रख लें तो हमें ये टर्म प्राप्त हो जाती है। थ्री रखने पर हमें ये पद जो है प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार y2 की यदि हम बात करें, y2 हमने इस प्रकार से लिखा था, y2 इक्वल्स टू ए वन एक्स माइनस टू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल तीन एक्स क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर टू की पावर टू एन माइनस वन एन माइनस थ्री एक्स की पावर फाइव फैक्टोरियल फाइव माइनस वन की पावर थ्री टू की पावर थ्री एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस फाइव और एक्स की पावर सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन। तो इनको हमने कंबाइन करके इस पद के द्वारा डिनोट कर लिया था। अब जब हम k इक्वल्स टू वन रखते हैं तो हमें ये पद प्राप्त होता है, k इक्वल्स टू टू रखने पर ये पद प्राप्त हो जाता है और k इक्वल्स टू थ्री रखते हैं तो ये पद प्राप्त हो जाता है। अब हमने कहा जब n धनात्मक समपूर्णांक है जीरो टू फोर सिक्स एंड सो ऑन तो समीकरण एक बहुपद में बदल जाता है। तो ये जो समीकरण एक है ये हमारी बहुपद में बदल जाती है। तो n समपूर्णांक लिखें, n इक्वल्स टू जीरो टू फोर सिक्स एंड सो ऑन। तो यदि मैं जीरो रखता हूँ तो n ये जो टर्म n है इसके कारण जीरो, ये जो n है इसके कारण जीरो, ये जो n है इसके कारण जीरो। तो और आगे की जो भी पद आएंगे उसमें n इक्वल्स टू जीरो रखने पर सभी पद शून्य के बराबर प्राप्त होंगे तो y1 इक्वल्स टू हमें वन प्राप्त होता है। अब यदि टू रखता हूँ, मैं टू रखता हूँ तो ये टर्म n माइनस टू के कारण जीरो, n माइनस टू के कारण जीरो और आगे वाली सभी टर्म्स जो हैं वो n माइनस टू के कारण जीरो हो जाएंगी। पहले दो पद बचेंगे। इसी प्रकार फोर रखने पर हमें पहले तीन पद प्राप्त होते हैं, आगे के सभी पद जो है वो शून्य हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब n समधन पूर्णांक है तो y1 जो है वो बहुपद में बदल जाता है, जबकि y2 n इक्वल्स टू टू रखने पर यह अनंत श्रेणी ही बनी रहती है, या धनात्मक समपूर्णांक रखने पर ये अनंत श्रेणी ही बनी रहती है। तो हमने लिखा जब n धनात्मक समपूर्णांक है तो समीकरण एक बहुपद में बदल जाता है, जबकि समीकरण दो अनंत श्रेणी ही बनी रहती है। अतः इस स्थिति में समीकरण एक में n इक्वल्स टू टू के रखने पर, तो इस समीकरण में n इक्वल्स टू हमने टू के रख दिया, टू के रखा तो ऊपर जो इक्वेशन थी हमारी ये वाली, इसमें जहाँ जहाँ k है उसकी जगह हमने वैल्यू रख दी n बाई टू। तो n बाई टू रखी तो यहाँ रखते हैं n बाई टू तो n माइनस एन जीरो, तो इसका मतलब सीरीज जो है लास्ट टू तक जाती है। तो ये आ गया लास्ट में टू। अब यहाँ पर है x इक्वल्स टू टू के, सॉरी x की पावर टू के, इसकी जगह n और इसकी जगह n, इसकी जगह n बाई टू और इसकी जगह n बाई टू और यहाँ रख लिया हमने k इक्वल्स टू जीरो टू फोर सिक्स एंड सो ऑन। तो n इक्वल्स टू हो गया जीरो टू फोर सिक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। चूंकि गुणांक ए नो जीरो स्वैच्छिक नियतांक है अतः इसका मान ए जीरो इक्वल्स टू माइनस वन की पावर n बाई टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n बाई टू हम उपयोग में ले लेते हैं। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रखी, लास्ट में इसको हम बोल देंगे x की पावर जीरो, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करके लाए तो इसको हमने खोला
तो सबसे पहले हमने n की कोई टर्म ली, तो ये हो गया 2x की पावर n। ठीक है, इससे अगली 2x n-2, इससे अगली n-4 एंड सो ऑन हमें प्राप्त होता है। क्योंकि समधन पूर्णांक है तो डिफरेंस जो है वो सब में दो दो का आएगा। तो इस समीकरण को हमने 2x की घटती घातों के क्रम में लिखने पर इस प्रकार से लिख लिया। इसी प्रकार जब n धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो समीकरण दो बहुपद में बदल जाता है, जबकि समीकरण एक अनंत श्रेणी ही बनी रहती है। तो ऊपर हम देखें, ये हमारी समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 में हमको वैल्यू रखनी है n इक्वल्स टू 1, 3 और 5। 1 रखा तो ये जीरो, n-1 के कारण ये जीरो, n-1 के कारण ये जीरो, और आगे के सभी पद जो हैं वो जीरो हो जाते हैं, सिर्फ हमें x ही प्राप्त होता है। अब हमने कहा n इक्वल्स टू 3 रखें, n इक्वल्स टू 3 रखते हैं हम, कितना रख रहे हैं n इक्वल्स टू 3, तो n-3 के कारण ये भी जीरो, n-3 के कारण ये पद भी जीरो, और आगे की टर्म्स जो है वो n-3 के कारण शून्य हो जाती हैं, ये खत्म। सिर्फ हमें दो पद प्राप्त होते हैं। 5 रखने पर हमें 3 पद प्राप्त होंगे, और 7 रखते हैं तो हमें 4 पद प्राप्त होंगे, और आगे के सभी पद शून्य हो जाते हैं। यदि इस समीकरण 1 को देखें, समीकरण 1 में विषम पूर्णांक रखने पर हमारी इस इक्वेशन जो है यह अनंत श्रेणी ही बनी रहती है, कोई भी पद जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। अतः समीकरण 1 अनंत श्रेणी के रूप में ही रहता है। अतः इस स्थिति में समीकरण 2 में n इक्वल्स टू 2k+1 या k इक्वल्स टू n-1/2 रखने पर, तो समीकरण ये हो गई। अब इसमें k की जगह हमें रखना है n-1/2 रख दिया, यहाँ भी रख देंगे और यहाँ भी रख लेंगे। ठीक है, तो 2k+1 इक्वल्स टू n था, तो इसको उठाकर इधर ले गए तो ये हो गया n-1, ये वाली टर्म, तो ये हो गया -n+1 और लास्ट में +1 और n से n कैंसिल, लास्ट में यह सीरीज भी है कहाँ तक जाती है, ये भी 2 तक जाती है। बाकी सभी वैल्यूज हमने रख ली। चूंकि गुणांक a1 स्वैच्छिक नियतांक है, अतः इसका मान a1 इक्वल्स टू -1 n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-1/2 रखने पर ये हमने यहाँ रख दिया, और इसको अंदर गुणा कर लिया। गुणा करके इस समीकरण को 2x की घटती घातों के क्रम में लिखने पर जब हम लिखते हैं तो जैसा हमें ऊपर प्राप्त हुई है समीकरण 4, उसी के समान समीकरण हमें प्राप्त होती है, जिसको हमने समीकरण नंबर 6 से डिनोट कर दिया। समीकरण 4 तथा समीकरण 6 एक समान है, परंतु इन श्रेणियों का अंत भिन्न होता है। समीकरण 4 या 6 को निम्न रूप में लिख सकते हैं, तो इसको कंबाइंड करके हमने लिखा, कंबाइंड करके इसको लिख लिया हमने h(n(x) k इक्वल्स टू 0 से n -1 की पावर k फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k n-2k 2x की पावर n-2k। यदि n धनात्मक समपूर्णांक है तो n कैपिटल N इक्वल्स टू n/2 तथा n धनात्मक विषम पूर्णांक है तो n इक्वल्स टू n-1/2। तो यह जो समीकरण 7 है यह हर्माइट बहुपद को व्यक्त करती है। अब इससे आगे हम बात करते हैं हर्माइट बहुपद h(n(x) का ग्राफीय निरूपण। तो हमने सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर n इक्वल्स टू हम 0 लेते हैं, n इक्वल्स टू हमने 0 लिए, यहाँ हमें n लिखना है, अच्छा सॉरी k ही रहेगा, n इक्वल्स टू हमें 0 रखना है। 0 रखकर हम इसे हल करेंगे तो h1 h0x इक्वल्स टू 1 प्राप्त होता है। x अक्ष के समांतर उससे इकाई दूरी पर एक कोई सरल रेखा है, तो इसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कितना लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं ना, तो देखो ये जो हमारी समीकरण 2 थी यहाँ से, ठीक है, n इक्वल्स टू 0 रखते ही सभी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो ये हमें 1 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम रख रहे हैं 1, 1 कहाँ आएगा, विषम है, विषम है तो हम यहाँ रखेंगे, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो कितना मिला, x के बराबर प्राप्त हो गया। अब हम n इक्वल्स टू 2 रखें, वो हमें यहाँ रखना है, ये 0 ये 0 n इक्वल्स टू 2 रखा, तो ये कितना हो गया 1 2 2 4 4 2, तो ये हो गया 1 - 2x²। तो
अच्छा ये हो गया 4x² - 2। इसी प्रकार h3x निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 8x³ - 12x। और h4x निकाल लेंगे, ये हो गया 16x⁴ - 48x² + 12। तो ये हो गया y अक्ष। अब इनको सबको हम देख लें तो हमने कहा h0x1, मतलब ये है h0x को हमने y अक्ष पर ले लिया और ये हमारी हो गई x अक्ष। अब x का कोई भी मान हो, h0x जो है वो 1 ही रहता है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब h1x = 2x, तो x = 0 रखें तो h1x = 0, ये हो गया h1x। ठीक है, तो अब ये कैसा आएगा, ये आएगा मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा का समीकरण होगा, तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये अगर थीटा की मैं बात करूं तो थीटा tan 1/2 63.4 डिग्री, तो मतलब इस प्रकार से आएगा। अब है ये हो गया h2x जो है वो 4x² - 2 हो गया। y अक्ष पर परवलय है जिसका शीर्ष 0 और -2 होता है। x = 0 रखें तो h2x = -2, तो इसका मतलब ये परवलय 0 और -2 से होके गुजरेगा, तो इसका शीर्ष जो है वो 0 और -2 होगा। देखो ये हमने सारी दिखा रखी है यहाँ पर, ये देखिए। देखो सबसे पहले ये थोड़ा ये जो गहरी गहरी लाइन दिख रही है हमें, ये वाली, ये है 0 के लिए, n = 0 के लिए। ये जो हमें लाइन दिख रही है ये है n = 1 के लिए। और फिर ये जो हमें परवलय दिख रहा है ये वाला, ये परवलय है n = 2 के लिए। अब n = यदि मैं 3 की बात करूं तो इक्वेशन मिलती है 8x³ - 12x, मूल बिंदु से पारित वक्र। तो हमने कहा x = 0 रखने पर h3x = 0, तो इसका मतलब मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। और फिर हमने इसकी x की अलग अलग वैल्यू लिखी, तो ये जो कर्व है ये हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये वाला कर्व आएगा इसका, ये वाला कर्व जो है ये मूल बिंदु से होके गुजरेगा, ये है हमारी मूल बिंदु। ठीक है, अब उससे आगे चले हम। h4x = 16x² - 48x² + 12, तो x = हम 0 रख दें तो h4x = 12, तो मतलब 0 और 12 से पारित x अक्ष के सापेक्ष एक सममित वक्र है। तो ये वाला जो है, ये जो है ये वाला, ये h4x को डिनोट करता है।